व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम एक संडे स्पेशल एपिसोड करेंगे और आज हमारे साथ दो ऐसी चिंटी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर ही मतलब अभी 2025 में ही अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए। तो आई थॉट कि हम एक रॉ एंड रियल कॉन्वर्सेशन करें जहाँ पे हम ये समझें कि बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करी थी और कैसा उनका रिजल्ट रहा एंड किस तरीके से उनकी जर्नी रही कि आज वो DU में एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, एग्जाम्स भी दे रहे हैं, हंसी मजाक भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो हम लोग ये देख पाएंगे कि किस तरीके से अगर आप मेहनत करते हो तो कितना अचीवेबल होता है चीज़ों को करना और उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो वेलकम ऑन द शो। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को, बता दो सबको, क्योंकि अब आप पूरे देश के सामने हो, आज से आप वायरल हो सारे कॉमर्स के बच्चे आपको स्पेशली देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद फिर हम बात शुरू करते हैं। So, hello everyone. I'm Angel Walia, currently pursuing BCom Honors from Ramjas College, and I have scored 97.4% in my board exam 2025. Hi everyone, I am Bhavya Sharma, currently pursuing BCom program from Ramjas College, Delhi University, and I have secured 95.6% in my boards 2025. तो सबसे पहले तो ये है कि हमें बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी रॉ एंड रियल कॉन्वर्सेशन और यही इस कॉन्वर्सेशन की ब्यूटी है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि कोई कैमरा आपको रिकॉर्ड कर रहा है। तो दिस इज़ गोना बी वेरी रियल, वेरी रॉ, और आपको सिर्फ अपनी जर्नीज को डिफाइन करना है कि किस तरीके से आपका बैकग्राउंड रहा। हम पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई विल स्टार्ट विद भव्या। आप माइक ले लो, छोड़ना नहीं है इसको बिल्कुल भी, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी। आपको ये बताना है सबसे पहले कि जब आपने 10th करी, 10th में कितने % मार्क्स थे आपके? 92.6। 92.6। तो आपने कॉमर्स लेने की फर्स्ट डे से सोच लिया था या कुछ और डिसीजंस थे आपके? कैसे आप कॉमर्स तक पहुँचे? कॉमर्स लेने का डिसीजन मेरा स्टार्टिंग से ही था, बिकॉज स्टार्टिंग से ही मुझे फाइनेंस वगैरह इन सब की नॉलेज में काफ़ी इंटरेस्ट था और मुझे लगा था कि एक्स्ट्रा फाइनेंस की नॉलेज भले ही कहीं और से लूँ, बट कॉमर्स एक अच्छा बेस सेट करेगी उसके लिए। तो बाद में कैसा लगा? अभी तक जितनी कॉमर्स पढ़ी है तो आपको अपने डिसीजन पे लगा कि हाँ अच्छा डिसीजन रहा? हाँ, बहुत अच्छा डिसीजन था। एंजल आपका? So, फर्स्टली मेरे को कॉमर्स नहीं लेनी, मतलब मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न था कि बायो लेनी है या कॉमर्स लेनी है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कॉमर्स लेने के लिए। लेकिन फिर एक फैक्टर था कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री नहीं होगी तो कॉमर्स ले लेते हैं। हाँ। लेकिन जिस टाइम मैं कॉमर्स मैंने लेनी स्टार्ट की, 11th मैंने पूरी यूट्यूब से की है, 11th आपसे यूट्यूब से पढ़ी है, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। तो 12th तक आते थे बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई थी वो चीज़। एक बात और बता दूं, ये बच्चे हमारे ऑफलाइन बैचेस से हैं, तो अभी सिटी में आए हुए थे ऑन वेकेशंस। एग्जाम शायद कल ही खत्म हुए आपके। हाँ। तो आज ही हमने कहा भाई साहब एग्जाम हो गए, अब आ जाओ जरा थोड़ी सी कन्वर्सेशन कर लो, बच्चों को बताएं कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ा। अच्छा, 12th की जर्नी आपकी कैसी रही? 11th तो चलो ठीक है, सबकी इस तरीके से रहती है क्योंकि बिल्कुल नया स्ट्रीम होता है, तो आपका बेस बिल्डिंग आपको करनी होती है। सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि आपको क्या लगता है कि 12th में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या 11th का कुछ रोल रहता है स्पेसिफिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स में? जैसे मैं खुद ही बोलता हूँ बच्चों को कि ठीक है तुमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी चलेगा, बिजनेस नहीं पढ़ी चलेगा, बट अकाउंटेंसी में अगर आपको स्कोर करना है, दोनों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं अकाउंटेंसी में। एंजल स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100 एंड भव्या स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी 2025 बोर्ड एग्जाम्स में। तो आपको क्या लगता है कि कुछ चैप्टर्स जैसे जर्नल एंट्रीज, डेप्रिसिएशन, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में ज़रूरत होती है, तो क्या सच में ये यूजफुल रहता है? मतलब बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनरल एंट्रीज तो आती ही आती है, वो तो सबसे ज़्यादा बेस है। तो अगर आपके बेस क्लियर है तो 12th में आगे वो काम ज़रूर आएगा। तो आई थिंक कि बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर 12th में आपको अच्छा स्कोर करना है। सेम आई थिंक बेसिक्स अगर हो तो आपको 12th में काफ़ी बेनिफिट मिलता है, बिकॉज अगर बेसिक्स नहीं है तो आपको 12th में 11th का भी बेसिक करना पड़ेगा एंड देन 12th भी साइड बाय साइड करनी पड़ेगी। तो जितना मैं जानता हूँ भव्या जी, आपके स्कूल में पूरी कॉमर्स में सिर्फ आप ही के 100 और 100 थे और तो किसी के नहीं थे पूरे स्कूल में। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्या क्लास 11th में भी आपके हाईएस्ट ही थे अकाउंट्स में, या क्लास 11th में आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे भी थे? क्लास 11th में हाफ ईयरलीज में मेरे काफ़ी कम थे, अराउंड 44 आउट ऑफ 80। देन फाइनल्स में मेरे 94 थे, वो दोनों सेक्शंस में हाईएस्ट थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब आप वो हाईएस्ट जो सुप्रीमेसी है उसको आगे लेके चले क्लास 12th में भी। एंजल आपका कैसा था 11th का स्कोर? मेरा 11th का सेम 40, मतलब नियरली अकाउंट्स में बिल्कुल ऐसे था कि बिल्कुल पास हुई थी, कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बेसिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे मेरे। हाफ ईयरली में भी इट वाज 40 के नियरली, एंड
एनुअल में भी 70 से मतलब टोटल स्कोर आउट ऑफ 100 75 था। तो 12th में तो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है, क्योंकि फिर मैंने क्योंकि मेरा बेसिक्स ख़राब था तो 12th में आगे दोनों चीज़ें करनी पड़ी हैं, बिकॉज वो ज़रूरी है करना। तो फिर बहुत ज़्यादा एकदम लीप आया, तो 12th में 99 आ पाए हैं उस वजह से। मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि दोनों के 100 आएंगे, बट ठीक है, 99 इज स्टिल 100। दोनों सेम ही कॉलेज में पहुंचे हो, एक नंबर ज़्यादा लेके भी एक कम लेके भी, तो कॉलेज तो सेम ही पहुंचा है। बट ये अच्छा है। क्या आप लोगों का, पहले मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपने इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के ही मार्क्स बताओ, क्योंकि उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कितने कितने मार्क्स आपके थे? तो इकोनॉमिक्स में आई हैव स्कोर्ड 96 एंड इन बिजनेस स्टडीज़ 97। 97। आपके भव्या? सो इकोनॉमिक्स में सेम 96 एंड बिजनेस में 99। 99। चलो, तो हमारे पास 199 96 की थोड़ी सी लाइन है यहाँ पे। अच्छा, तो अकाउंटेंसी आपका फेवरेट सब्जेक्ट था या दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपको पसंद थे, कि अकाउंट्स में 100 आए, बाकी एक 99 रह गया, एक 96 रह गया, तो ऐसा कुछ था, या तीनों पे बराबर मेहनत करी थी? मेहनत तो आई गेस बराबर ही की थी, बट अकाउंट्स में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार, एक एक्स्ट्रा पैशन था उसके लिए, कि आपको करना ही था, आपको ज़्यादा। तो कितना आवर्स आपने पढ़ना शुरू करा? और जैसे आज हमारे पास 4 जनवरी है, तो डू यू थिंक कि बच्चे अगर आज से भी पढ़ें 1 जनवरी से, 4 तारीख है आज, 3 दिन मैं छोड़ देता हूँ, 1 जनवरी से भी अगर बच्चा पढ़े और 24 ऑफ फेब को बच्चों का इस बार अकाउंट्स एग्जाम है, तो दे हैव 31 डेज जनवरी के और 24 डेज फेब के, तो ऑलमोस्ट 54 डेज हैं। क्या इसमें एक अच्छा प्रिपरेशन हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, बस पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, देन उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, PYQs करो, देन हो सकती है। आपका क्या कहना है? मेरे को अकाउंट्स का डर था फॉर रियल 12th से, मतलब 12th से पहले 11th में, कि बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन 12th में मैंने कंसिस्टेंटली पूरी बुक करी, स्पेशली DK गोयल के क्वेश्चंस मस्ट हैं, आपको वो करने ही करने हैं, तभी अच्छा स्कोर आप अकाउंट्स में कर पाओगे। और अकाउंट्स में प्रैक्टिस चाहिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और अगर अभी से आप मतलब 1 जनवरी से अगर करना शुरू करें, आप DK गोयल के बैक क्वेश्चंस कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो वाले क्वेश्चंस एंड PYQs अगर आप करो तो अकाउंट्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब हम लोग हमेशा से ही ये चीज़ कवर करते थे, क्यों बच्चों का ऐसा रहता है कि मैं 20 सैम्पल पेपर कर लूँ, 50 सैम्पल पेपर कर लूँ, बट हमारा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये रहता है कि भाई किताब पूरी कर लो, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, पहले आपको बुक पूरी करनी है। अगर आपकी बुक कंप्लीट है ना, फिर सैम्पल पेपर तो सिर्फ आपका एक प्रैक्टिस पैटर्न है कि आपको पता चल गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, उसका बस उतना ही रोल होता है। कितने सैम्पल पेपर्स आपने करे थे? क्लास में ही करे थे हमने साथ साथ, या कुछ एक्स्ट्रा भी किए थे? कुछ क्लास में किए थे, कुछ एक्स्ट्रा भी किए थे, लेकिन नियरली 20 सैम्पल पेपर्स, 20 20 to 30 सैम्पल पेपर्स। आपने कितने करे थे? क्लास के और खुद से करे हुए अगर मिला के देखें तो अराउंड 30 के अराउंड 30 सैम्पल पेपर्स आपने करे थे। तो वो सैम्पल पेपर्स हमने किस मंथ में किए थे? आप लोगों के तो मार्च लास्ट में था एग्जाम, मुझे याद है। तो किस मंथ में किए थे? हमने जनवरी से शुरू कर दिए थे, या फेब में किए थे, या एग्जाम वाले जो गैप होता है उसमें किए थे? कब किए थे आपने सैम्पल पेपर्स? सैम्पल पेपर्स धीरे धीरे करने स्टार्ट किए थे, मतलब जब कोर्स चल रहा था तब साथ साथ ही स्टार्ट कर दिया। साथ साथ स्टार्ट किए थे, एंड जब कोर्स कंप्लीट हो गया तब वो थोड़ी स्पीड पकड़ी थी उसमें कि थोड़े ज़्यादा सॉल्व करने स्टार्ट किए थे। राइट। जैसे स्टार्टिंग में हमारी पार्टनरशिप कंप्लीट हो गई, तो हमने इतना पार्टनरशिप वाले करने स्टार्ट कर दिए कि इतना वो वाला पार्ट हम लोग कर लें सैम्पल प्रीवियस ईयर पेपर्स में से, तो फिर वो एक पार्ट कवर हो जाता है। तो और ऐसे बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर्स हमने कर लिए थे, क्योंकि बहुत पहले से स्टार्ट कर दिए थे। लास्ट 10 ईयर वाली बुक आई गेस, लास्ट 16 ईयर्स वाली बुक, वो एक 16 ईयर्स वाली बुक थी, वो पूरी करी थी हम दोनों ने। तो वो बहुत हेल्पफुल होती है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हो तो उससे बाहर कुछ नहीं आता। मेन तो है कि बुक से बाहर कुछ नहीं आता, आप पूरी बुक कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाउ डिफिकल्ट इज कि आपको अगर पूरे 100 या 99 लेने हैं तो कितना उसमें एफर्ट लगता है, कितनी मेहनत लगती है? क्या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत लगती है? ठीक हो, देखो मेहनत तो लगेगी, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं आते नंबर, मेहनत तो लगेगी। और अगर आपको 99 100 तक पहुंचना है तो आपको बहुत क्लैरिटी और बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तब आप पहुंच सकते हो, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। तो कितना डिफिकल्ट होता है, कितनी मेहनत, क्या एक्स्ट्रा करना पड़ता है ताकि पूरे 100% या 99 तक भी आप पहुंचे? तो कैसे? अकाउंट्स में अगर आपको पूरा 100 स्कोर करना है, पहले तो आपको सारी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आप कोई भी एडजस्टमेंट नहीं छोड़ सकते, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी MCQ नहीं छोड़ सकते, सब कुछ। अगर आप सब कुछ करोगे ना तो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर करोगे और एक एक एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेगी, तब जाके 100 स्कोर होता है। आई थिंक कि कोई भी कंसेप्ट अगर आप
आपको 100 स्कोर करना है तो किसी भी कंसेप्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आई रिमेंबर कि अकाउंट्स के एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी, तो उसमें एक असर्शन रीज़न आया था जिसमें मुझे लगा था कि मेरा आंसर 100% करेक्ट है, मैं गलत हो ही नहीं सकती, ओवर कॉन्फिडेंस दैट। बट उसके बाद फिर उस पर आधा घंटा 45 मिनट्स लगाए तो पता चला मैं गलत थी, एंड वो एग्जैक्ट सेम असर्शन मेरे एग्ज़ाम में था। अगर मैं उस टाइम उसको छोड़ देती तो मेरे 100 नहीं आते, मेरे 99 या फिर 98 कट जाते कहीं ना कहीं। तो कंसेप्ट्स को छोड़ना नहीं है अगर 100 चाहिए तो। 100% कवरेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही ऑफ कोर्स। मैं हमेशा से बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को ही बोला होगा कि अगर 100 चाहिए तो 120 130 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप 100 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे 90 ही आएंगे, 100 नहीं आएंगे। एंड अभी जैसे हमारी GNG सीरीज शुरू हो गई है, तो हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज़ कि आप लोगों ने देखी थी लास्ट ईयर, कितने लेक्चर्स करे थे, क्या रोज़ करते थे, क्या उसका इंपॉर्टेंस है उस रिवीजन का? GNG सीरीज़ हमने देखी थी एंड वो ओवरऑल रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। मतलब आप प्रैक्टिस से पहले वो देख लो तो आपकी सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चंस उसके बाद ही प्रैक्टिस होंगे अगर आपको सब कुछ आता होगा। राइट। वही GNG सीरीज मैंने भी देखी है। मतलब डेली जितनी आती थी हम डेली की डेली कंप्लीट कर देते, जिससे फिर आगे बर्डन शिफ्ट ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट है डेली की जितनी आ रही है आप वो डेली ही देख लो, जिससे फिर आपके अगले दिन फिर वो और ज़्यादा होकर इकट्ठी होती रहती हैं और बैकलॉग्स ही होते हैं सिर्फ। तो GNG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने कुछ भी नहीं किया, मतलब अभी से पहले, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं किया, अगर वो GNG सीरियसली कर रहे हैं बिल्कुल, तो भी वो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। राइट राइट। अकाउंटेंसी में कुछ और स्पेशल आप बताना चाहोगे? फिर हम दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप दिस कॉन्वर्सेशन टू लॉन्ग। तो हम कुछ अकाउंटेंसी में स्पेशल आप टिप्स देना चाहोगे कि फॉर्मेट्स का ध्यान रखा आपने, नरेशंस, छोटी छोटी चीज़ों पे आपने फोकस करा, या कुछ भी एडिशनल जो आप लोगों ने किया हो जो बच्चों को हेल्प हो सके और वो भी आपकी तरह पूरे मार्क्स ला पाए? अकाउंट्स में मेन तो वही है, आपको पूरी बुक पढ़नी है, वो तो है ही। प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस इज मेन द की की। पॉइंटर यही है कि आपको सुबह शाम लग के मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये पूरी पूरी रात पढ़े हैं, मुझे पता है ऐसा नहीं है। इन्होंने भी बहुत फन किया है, हर इवेंट हम सेलिब्रेट करते थे, हर चीज़ पे हम इंजॉय करते थे। बट एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा कि अगर मैंने इनको बोला ना कि कल 100 क्वेश्चन चाहिए तो 100 थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 99 रहे, क्योंकि जब हम रेशोज करते थे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक दिन में होते थे। होमवर्क कि भाई ये बुक से भी करो, ये सैम्पल पेपर से भी करो, ये सब करके लाओ। तो डिसिप्लिन इज द की। अगर आप प्रैक्टिस करोगे और डिसिप्लिन रह के करोगे, एंड सेकेंडली एक गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सैम्पल पेपर्स में भी एक्स्ट्राज होती हैं, वो हम करते हैं कि छोड़ दो, ये नहीं आएगा। मैं ही बोल देता था कि चलो छोड़ दो, नहीं आएगा। वो हम छोड़ भी देते थे। बट वो सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जो आपके टीचर्स को ही पता होती हैं। तो आप अपने टीचर्स को भी फॉलो करो। आप जहाँ भी, जैसे भी, जहाँ भी पढ़ने जाते हो उनसे आप टच में रहो। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप ज़रूर क्लियर करो। और आई फील कि इनकी सक्सेस में एक ग्रुप बिहेवियर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनका एक ग्रुप स्टडी का पैटर्न था। आपस में बहुत डिस्कशंस करते थे। मेरे तक तो बहुत सारे सवाल आते ही नहीं थे कि आपस में डिस्कस कर लिए, एक दूसरे की हेल्प कर दी। तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल रहा इन लोगों की सक्सेस में, जितना मैं जानता हूँ। कुछ और है जो आप ऐड ऑन करना चाहोगे? आई थिंक आपको अपनी कैलकुलेशंस की स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है आपको क्वेश्चन आता है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, बट आपकी कैलकुलेशंस गलत होगी तो वो कहीं ना कहीं बिना बात के नंबर कट जाते हैं। कैलकुलेशंस पे बहुत प्रिसाइज रहना होगा। दो बार तो चेक करना चाहिए। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं हमेशा कैलकुलेशंस में गलती करती थी और सर मुझे हमेशा बोलते थे कि नालायक तो यही नंबर कटवाएगी। मतलब मैं लेजिट पूरा आंसर सही निकाल लेती, वर्किंग नोट पूरा सही होता था, और वर्किंग नोट से मेन क्वेश्चन में जब मैं लिखती थी अमाउंट गलत कर देती थी। तो वो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। आप पूरा ध्यान से आप सारी हर चीज़ को एटलीस्ट 2 बार तो आप चेक करो कि आपकी सही है या नहीं है। तो वो कैलकुलेशंस पे बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पेपर के जब एग्जाम आपने देखा, रीडिंग टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करा, इनिशियल 15 मिनट्स। उसके बाद आपने स्टार्टिंग से शुरू किया था या लास्ट से शुरू किया था? क्या पैटर्न था? मैंने लास्ट, मतलब जो पार्टनरशिप होती है उसको पीछे से शुरू करा था, क्योंकि जो 20 मार्क्स वाला होता है वो तो अलग, लेकिन वो पार्टनरशिप और शेयर्स वाली होती है, वो वाला जो पार्ट होता है वो पहले पीछे से करना शुरू किया था। बिकॉज जो शेयर्स वाला क्वेश्चन है अगर वो आप जल्दी जल्दी में करते तो वो गलत हो जाता है। तो सबसे स्टार्टिंग से मैंने पहले वही क्वेश्चन किया था, क्योंकि वो एक थोड़ा सा होता है ना, शेयर्स में सबके अंदर डर होता है कि बहुत मुश्किल चैप्टर है। शेयर्स और कैश फ्लो, ये 2 चैप्टर ऐसे इनका सबको डर रहता है कि थोड़े मुश्किल हैं। तो मैंने पहले वो किया था कि जिससे कि धीरे से सबसे स्टार्टिंग में बिना किसी टेंशन के मैं इजीली वो चैप्टर्स कर लूँ।
मैंने सबसे लास्ट से ही स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही। सो उसमें मैंने इसलिए किया था क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपका माइंड होता है वो एकदम फ्रेश होता है। Right. तो जो हार्ड क्वेश्चंस थे तो उनको मैं एकदम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के उनको सॉल्व कर लेती थी, एंड देन आगे के जो क्वेश्चंस थे जिनमें मुझे पता था कि ये मेरे को आते हैं तो उनमें मैं थोड़ा सा लेस टाइम भी लगाऊँ तो चल जाता। आप लोगों के प्री बोर्ड्स में कितने मार्क्स थे? प्री बोर्ड्स में आई गॉट 72 आउट ऑफ 80। 72 आउट ऑफ 80। हमारे 2 प्री बोर्ड्स होते हैं, प्री बोर्ड 1 और 2। तो प्री बोर्ड 1 में मेरे 60 के नियरली थे और प्री बोर्ड 2 में उससे भी कम थे, क्योंकि प्री बोर्ड में टीचर्स बहुत ज़्यादा नंबर कट करते हैं। तो प्री बोर्ड 2 में भी नियरली उतने ही 50-60 की लाइन में। तो हम बोल सकते हैं कि अगर बच्चे के प्री बोर्ड्स में 50-60 नंबर भी आ रहे हैं तो तब भी वो 80 और 80 तक जा सकता है अगर वो मेहनत करके चले। हाँ। क्योंकि 40-50 आने का मतलब है कि आपको बेसिक्स तो पता ही है। इट्स जस्ट कि आपको आपके टाइम का यूटिलाइजेशन करना है और मेहनत करके उस चीज़ को अपलिफ्ट करना है कि आप 80 और 80 तक जा सको। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी पे आ जाएं। दोनों अकाउंटेंसी की तो चर्चा हो गई, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में आपके 96 हैं दोनों के 96 है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स में इंडियन इको का आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? क्योंकि उस पर बच्चों को बहुत डर लगता है कि इंडियन इको डेट्स है, डेटा का बहुत बच्चों को फियर होता है कि हम रट लें, क्या क्या याद करें, क्या याद ना करें। एंड सेकेंडली प्योरली थ्योरेटिकल, कई बार आंसर फ्रेमिंग नहीं आती। तो इस तरीके के आपने इंडियन इको के लिए कुछ स्पेशल किया था? इंडियन इको में पहले तो मैंने एक ऐसे नोटबुक लगा रखी थी अलग से, जिसमें मैंने सारी डेट्स लिख ली थी, जिससे डेट्स और फुल फॉर्म्स भी होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो वो सब एक अलग जगह से लिख ली जिससे मुझे याद करने में आसानी हो। एंड आंसर राइटिंग के लिए आपको बैक क्वेश्चन आप पढ़ोगे, बुक के बैक क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से कर लो। और एक बार बुक की रीडिंग बहुत ज़रूरी है कि आपकी जितनी भी चैप्टर्स लिखे हैं उनकी रीडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो करोगे ना तो आपको ईजिली आप आंसर फ्रेमिंग भी बहुत अच्छे से कर लोगे। राइट। इंडियन इको में आई थिंक आपको मतलब डेट्स वगैरह तो याद ही करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो छोटे मोटे MCQs में आती हैं, वो नंबर आ काट जाते हैं, लेंगी। राइट। बट जो वैसे प्रॉपर चैप्टर है उसकी पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप खुद की एक टाइमलाइन बना सको, मतलब आप खुद की लैंग्वेज में उसे समझ सको। उसके बाद आप चाहो तो अगर आपकी आंसर राइटिंग है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप वो आंसर खुद फ्रेम कर सकते हो। एग्जैक्टली, मतलब एज इट इज आपने वर्ड टू वर्ड कुछ याद नहीं करा, आंसर खुद ही लिखता है बच्चा, तो मिलते हैं नंबर। ऐसी बात नहीं है कि आपको रटना ही है, आपने समझा और आपकी थोड़ी बहुत भी ग्रामर ठीक ठाक है ना, आप बना लेते हो, तो यू कैन राइट योर ओन आंसर्स। बट मेन पॉइंट हेडिंग वो एनसीईआरटी वाला ही होना चाहिए, वो आगे पीछे नहीं चलेगा, वो सेम चाहिए। इंटरनल आपको एग्जैक्ट वही सेम मैसेज कन्वे करना है जो उसका थीम है, जो एनसीईआरटी बता रहा है, आपको वही कन्वे करना है, आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। डेटा तो हम बहुत कम याद करते थे, क्योंकि हमें शुरू से ये होता है कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन होगा तो डेटा गिवन होगा, आपको बस उसको फ्रेम करना है कि किस तरीके से है। तो डेट्स एंड डेटा यहाँ सॉर्ट हो गया था, आंसर आपने खुद बना लिए। मैक्रो पे क्या कहोगे? मैक्रो पे सबसे पहले हर कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. कर्व्स को समझना एंड रिलेशनशिप्स आना, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट्स की, आप उसको याद करके नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आंसर क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, बट आपको अगर क्लैरिटी है तो फिर हो जाएगा। वही मैक्रो में सबको लगता है कि हमको कर्व्स याद करने पड़ेंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आप कर्व्स को अच्छे से समझ लोगे कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप इजीली कर्व्स बना लोगे सारे। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए मैक्रो के अंदर, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स आए थे? कितने न्यूमेरिकल्स आए थे मैक्रो में? आई फील लास्ट ईयर न्यूमेरिकल थोड़े कम आए थे, बट एडीएस से तो आता ही है न्यूमेरिकल, नेशनल इनकम का भी न्यूमेरिकल आता ही है। तो वही होते हैं 8-10 नंबर के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक नेशनल इनकम का हो गया, एडीएस का हो गया, गवर्नमेंट बजट का अगर कोई आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आया। बहुत रेयर आता है। मेन तो एडीएस का आता है न्यूमेरिकल, वो तो आना ही आना है, उसके बिना तो पेपर नहीं बनेगा। हाँ, वो तो आएगा ही आएगा। तो न्यूमेरिकल में आप अगर बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस करते हो, क्योंकि मेरा तो मानना ये है कि बुक से बाहर कुछ नहीं आता है। आपने पूरी बुक कर ली है ना एक बार, तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सारे क्वेश्चंस वही होते हैं प्रीवियस ईयर वाले, आप एक बार अगर अच्छे से कर लोगे। हमने जो क्वेश्चंस करे वो नियरली आएंगे 3 या 4 से 5 बार हमने बुक के बैक वाले क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि हम लोग कर लेते थे। एक भी गलत होता तो सर बोलते थे कोई बात नहीं दोबारा करो, पूरे हो गए दोबारा। तो वो है कि आप अगर करते हो तो फिर आपको याद हो जाते हैं। आई थिंक कि बुक के पीछे इनफ क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स में अराउंड 70-80 एग्जाम्पल्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस होते हैं, वो इनफ होते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आता। एंड सेकेंडली आपने अगर एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले ली कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होता है, कहाँ से क्या मल्टीप्लायर से कैसे आप एमपीसी एमपीएस पे जाते हो, वो सब आपको एक बार हो गया तो फिर इट्स वेरी इजी। लाइक अगर आपने वो करा हुआ है, समझा हुआ है और प्रैक्टिस करी हुई है तो इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी डूएबल, और आप आसानी से उसको अचीव भी कर सकते हो।
अच्छी बात है, बिजनेस स्टडीज़ पे आ जाए। बिजनेस स्टडीज़ में स्पेशली बच्चों को डर लगता है पार्ट बी से, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, उस और बहुत बड़े बड़े, क्योंकि मार्केटिंग में 4 Ps बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे स्पेशली डर लगता है। पार्ट ए फिर भी पोस्ट DC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वो सब कर लेते हैं। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि पार्ट बी कंपैरेटिवली टफ है, आपको ऐसा लगा था, या आपको सब सेम ही लगा था कि चलो ठीक है करना तो है ही? मतलब पार्ट बी लेंदी कह सकते हैं आप, कि थोड़ा सा लेंदी है। मतलब आपने अपने एक बार मार्क्स भी बता दो अपने बिजनेस स्टडी में, भूल गया। बिजनेस स्टडीज़ में 99 आउट ऑफ 100। 99 थे आपके, ओके, एक नंबर कहीं ना कहीं गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, 99 हम 100 के इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं, कोई बात नहीं, एक आधा नंबर चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सो पार्ट बी बस लेंदी है आपको, लेकिन समझ के आपको NCERT रीड करनी पड़ेगी। पार्ट बी भी हो जाएगा, बट आप अगर उससे पहले से ही डरोगे तो फिर डर बैठ जाएगा, तो फिर वो नहीं कर पाओगे डर की वजह से। केस स्टडीज आसानी से सॉल्व हो जाती हैं? केस स्टडीज़ हाँ हो जाती हैं। NCERT अगर पढ़ी है तो NCERT की एज इट इज़ लाइन्स होती हैं। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर GNG कर रहे हो तो साथ साथ NCERT रीडिंग लगा लो, हर चैप्टर की NCERT जरूर पढ़ो। ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं हर साल मेरे, कि भाई NCERT बिजनेस की नहीं छोड़नी, बाकी तो तुम चाहे ना भी पढ़ो। अकाउंट्स की NCERT हम कभी उठाते ही नहीं है, इकोनॉमिक्स की हमने कभी नहीं उठाई, बट बिजनेस स्टडीज की NCERT इज समथिंग जो आपको लाइन टू लाइन पढ़नी ही पड़ेगी, और वो एज इट इज आते हैं लाइन्स, राइट? वही बिजनेस स्टडीज़ में तो NCERT इज़ द मस्ट। आप NCERT करो ज़रूर, क्योंकि जो केस स्टडीज़ होती है ना, उसमें पूरी लाइंस जो होती है वो NCERT की होती है, एज इट इज़ बिल्कुल सेम लाइंस उठ के केस स्टडी में होती हैं, और आप लाइन पढ़ते ही देख लेते हो कि अच्छा ये ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आपने NCERT अच्छे से करी हुई है तो आप बहुत ईजिली सारी केस स्टडीज़ कर लोगे। केस स्टडीज के लिए आई गेस हमने कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करी थी, बस कॉन्सेप्ट समझे, चैप्टर के बाद हम करते थे केस स्टडीज, थोड़ी सी वैसी ही मिल जाती थी। वो ये बहुत ज़्यादा पैटर्न वे में आता है 12th का एग्जाम, अगर आप एक पैटर्न वे में प्रिपरेशन करोगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। और कुछ ऐड ऑन करना है? बिजनेस स्टडीज़ के लिए तो बस एक है, NCERT पढ़ो बस, राइट, बस NCERT सब हो जाएगा। बस NCERT पढ़ो, एटलीस्ट 3 बार तो पढ़ो कि तुमको लाइंस याद हो जाए। हमने तो बहुत बार पढ़ी हैं, डेली पढ़ने लगे। जिस टाइम बिजनेस का एग्जाम होता था तो हमें कोई भी लाइन अगर नहीं आती थी तो हम फिर पूरी बुक दोबारा पढ़ते थे। Right. तो जो और कुछ होती है, कुछ लाइंस बहुत रिपीटेटिवली आती हैं, तो आप उनको मार्क कर लो कि एग्जाम टाइम से पहले आप एटलीस्ट वो दोबारा पढ़ लो। करेक्ट। बाकी MCQs वगैरह तो नॉर्मल ही होते हैं, सिंपल ही होते हैं। बस एक चीज़ मैं बिजनेस स्टडीज़ में ऐड ऑन करूँगा कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग डायरेक्टली इन बिजनेस स्टडीज़, कि अगर आपको लग रहा है कि वो डायरेक्टली पूछेगा प्लानिंग प्रोसेस बताओ, तो ऐसा नहीं होने वाला। हर चीज़, मतलब आप ये मान के चलो कि आउट ऑफ 80 70 मार्क्स का 65 to 70 मार्क्स की केस स्टडीज़ ही होंगी। इनफैक्ट अगर 1 नंबर का क्वेश्चन भी है उसमें भी वो देगा केस बना के ही, कि अब आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज़ है, किस तरीके से। डायरेक्ट बहुत कम आता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं आता, कई बार इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, कोई डिफरेंस वो डायरेक्ट दे देता है। बाकी सब वही पैटर्न है, आपको देख के चलना पड़ेगा। बिजनेस स्टडीज इको में कितने सैंपल पेपर? सेम? हाँ, 15-20 15-20 सैंपल पेपर, आसपास। राइट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पूरे 100 नंबर पे कुछ एक्स्ट्रा भी भेजता है CBSE? एक मेरिट का सर्टिफिकेट या कुछ इस तरीके से मिलता है, स्कूल से रिवॉर्ड मिलता है कुछ अलग से? स्कूल से एक ट्रॉफ़ी स्पेशली 100 on 100 के लिए, एक सर्टिफिकेट 100 on 100 वाला, एंड 1 गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन भी मिला? सोना तो वैसे ही बहुत बहुत महंगा हो गया। चलो, और उसको तो हमें वैसे भी उसकी हम वैल्यू नहीं लगा सकते, बट ठीक है, एक वैसे ही फनी वे में हम देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू बहुत बढ़ रही है, बट दिस इज गुड। आपने भी अपना स्कूल टॉप किया था, कैसा फील हुआ जब रिजल्ट देखा फर्स्ट टाइम? मज़ा आया? मतलब पहले तो मुझसे किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, सर को था, क्योंकि मैं यहाँ के घर पे किसी को नहीं था, क्योंकि मेरा उससे पहले कभी इतना स्कोर रहा नहीं है। 11th में भी 80, 10th में भी 80% के नियरली थे, तो किसी को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं 12th में 97.4% ले आऊँगी। तो 12th में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से मेहनत की तो इतना स्कोर हो पाया, और स्कूल वाले भी सब शौक थे कि उनको भी एक्सपेक्टेड नहीं था इतना। ठीक है, तो क्योंकि स्कूल में हम इतना मैंने कभी ध्यान दिया नहीं, तो मेन वही है। तो स्कूल की तरफ से मुझे 2 ट्रॉफीज मैंने की, एक और सब्जेक्ट में 100 स्कोर किया था, तो उसकी तरफ से स्कूल टॉप करने के लिए ट्रॉफी मिली थी। तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए भी। किसमें है हमारा? पेंटिंग में थे मेरे। पेंटिंग में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में भी 100 है। वो एक ट्रॉफी मुझे भी दे देना, आधी शेयर कर लेंगे। तो वही पेरेंट्स के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट था, और टीचर्स के लिए भी, सबके लिए। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर पोटेंशियल। आपको कभी नहीं पता होता कि आप कितने केपेबल हो। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज चीज़ें सही टाइम पे क्लिक कर जाती हैं। आपको नहीं पता होता कि आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें अचीवेबल हैं,
बट हम अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि ठीक है हम नहीं कर रहे होते हैं, स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे, तो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए अचीवेबल ही नहीं है। बट द फैक्ट इज़ कि बोर्ड्स में बहुत अच्छी चेकिंग होती है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप सही लिख के आ रहे हो और सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो तो 100 इज़ डेफिनेटली अचीवेबल। अगर 100 नहीं तो ये 97-98% मार्क्स इज वर्थ अचीवेबल। हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन में जिन्होंने 99% मार्क्स स्कोर करे हैं, 99.4 तक गए हैं बच्चे, 99.4 तक गए हैं इस बार हाईएस्ट। तो वो भी मैं एक डेफिनेटली शूट करूंगा, बट ये तो मुझे सिटी में आप लोग भी आए हुए थे एंड वो पैटर्न भी चल रहा था। बट आई बिलीव कि मार्क्स आपकी इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं करते। अभी आप लोग लाइफ में और बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत आगे जाओगे, बट या वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू एज ऑलवेज। आपके पेरेंट्स आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं। और जब ये मार्क्स आते हैं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चे के अगर मार्क्स कम है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली हो सकता है और होता भी है। मेरे खुद नहीं आए मार्क्स कभी 11th-12th में, बट आज जब मेरे बच्चों के आते हैं तो आई फेल्ट कि ठीक है यार, दिस इज माई पोटेंशियल, कि मैं ये चीज़ करवा सकता हूँ। तो शायद ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए रखा था कि मैं, अगर मेरे आ जाते तो शायद मैं कहीं अच्छी जॉब कर रहा होता या कुछ ऐसा कर रहा होता, शायद मैं यहाँ पे नहीं आता। तो यू नेवर रियलाइज्ड कि आपके लिए क्या चीज़ें बनी हैं, आपको पता नहीं होता। बट डेफिनेटली आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, अपनी स्किल्स पे, अपनी पोटेंशियल पे, और मेहनत करो। दिस इज समथिंग जो आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। तो ये तो आपकी एकेडमिक्स की जर्नी हो गई, एकेडमिक्स का रिजल्ट आपने देखा। उसके बाद फिर आप लोगों ने CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। आपको पहले से आपकी प्रिपरेशन चल रही थी या आपने बोर्ड्स के बाद ही शुरू करी थी? लाइक इको, बिजनेस और अकाउंट्स तो आपके बोर्ड के साथ साथ हो जाते हैं क्योंकि Right. सेम सिलेबस है। लेकिन इंग्लिश में आपको पहले से करना पड़ेगा बिकॉज इंग्लिश की सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग से इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आप डेली, मतलब थोड़ा थोड़ा कर लो, क्योंकि वोकैबुलरी आती है उसके अंदर, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से आ जाए कितना। तो अगर आप थोड़ा सा पहले से इंग्लिश करना शुरू करोगे तो वो बाद में बहुत हेल्प करती है। लाइक दिस इज द राइट टाइम कि अभी से शुरू करना चाहिए। कि फर्स्ट, अभी आज हम 4 जनवरी में हैं, तो अगर आप जनवरी से करते हो तो आपका मई में एग्जाम्स हैं, तो यू हैव 5 months फॉर दैट कि आप एकेडमिक साथ साथ करके चलो। अकाउंट्स BST को आप कर ही रहे हो, उसमें आपको थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के आप ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करो, थोड़ा नए पैटर्न के क्वेश्चंस पे फोकस करो। बाकी इंग्लिश आज से भी शुरू करना इज द राइट टाइम। सेम मतलब बोर्ड्स के साथ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी मेजर सब्जेक्ट्स की, बट इंग्लिश की आपको करनी पड़ेगी बिकॉज इंग्लिश में बहुत नंबर कटते हैं एंड अच्छे कॉलेज इंग्लिश की वजह से ही छूटते हैं। राइट राइट, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एकेडमिक्स कर लोगे, वो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, बट जो आप 12th में इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, लिटरेचर, आप 2 किताबों पे दिन रात लगे हो, पोएम्स कर रहे हो, वो लिटरेचर में स्टोरीज कर रहे हो, बट वहाँ कुछ नहीं होगा। 3 सेगमेंट्स हैं आपके, वोकैबुलरी है, रीडिंग पोर्शन है और ग्रामर वाला पोर्शन है। अब वहाँ पे उसका कोई सीमा ही नहीं है कि वो कहाँ से क्या पूछ ले। तो आपको जितना ज़्यादा इन बच्चों का, मुझे याद है मैं इस साल भी मैं अपने बैच में रिमाइंडर देता रहता हूँ हर 6 महीने बाद कि बेटा टाइम से इंग्लिश की प्लेलिस्ट शुरू कर लो, करना स्टार्ट कर लो, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो बट इंग्लिश ज़रूर पढ़ो, क्योंकि वो एक डिफरेंस बनता है कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा या अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। राइट, तो CUET इज़ द एग्ज़ाम। इन बच्चों ने पहले अपना एकेडमिक्स अच्छा करा, फिर CUET में अच्छा करा, तब आज ये DU में एक अच्छे नॉर्थ कॉलेज के, अच्छे कॉलेज, नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेज में बैठे हैं। तो हाउ इज लाइफ देयर? कॉलेज में जाके कैसा लगता है? मतलब वहाँ पे बहुत अलग तरह के लोग मिलते हैं आपको, बहुत सारी स्टेट्स से मिलते हैं, आप बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप जब सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हो, उनमें काम करते हो, ड्राइव्स वगैरह पे जाते हो, तब बहुत कुछ नया सीखते हो। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलता है। लाइक DU जाने से पहले, नॉर्थ कैंपस जाने से पहले, हम दोनों को ही कैमरा फियर था बहुत ज़्यादा, स्टेज फियर था बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरकम हो गया कि वहाँ जाके कॉन्फिडेंस आता है अभी तो आपको। कैमरा प्रो है दोनों। तो वो चीज़ बहुत डेवलप होती है, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं आपकी। और एक वहाँ पे सब लोग, आपको हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप वो अगर वो अप्रोच रखते हो कि, क्योंकि सब बच्चे अपनी जगह से एक्सीलेंस करके आए हैं, तो हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है हम सब के लिए कुछ सीखने के लिए। ऑफ कोर्स, मतलब लाइक हम अपनी सिटीज़ से बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता ही है। CUET की जर्नी आप लोगों की किस तरीके से रही? कितना पढ़ते थे? बोर्ड्स के बाद ही शुरू कर दिया था
या फिर आपने थोड़ा ब्रेक लिया कि ठीक है पेपर खत्म हो गए, 2-4 दिन थोड़ा रिलैक्स करते हैं फिर पढ़ेंगे, या बस लग गए पेपर खत्म होते ही? तो हमारे 26 को एग्जाम्स खत्म हुए थे, तो Right. हमने तो होता कि चलो 1 से करते हैं, 4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं बीच में, तो हमने 1 अप्रैल से अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट की थी। और क्या हुआ था हमारे टाइम पे, मैक्रो और माइक्रो का जो पेपर, इको का जो पेपर था वो एनसीईआरटी से आना शुरू हुआ था। तो हमने उसमें एनसीईआरटी पढ़ी थी, जो 1 महीना है उसके अंदर Right. एनसीईआरटी करी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने शुरू करे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर था। तो हमने उस पीरियड में जो मेन है वो क्वेश्चंस ही करे हैं, कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि हम मेजरली एकेडमिक्स में 12th के टाइम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन नहीं करते Right. इतना, वो हम मेन जो देते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे ध्यान, सब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी थे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए हैं जो उस पीरियड है। लाइक बोर्ड्स के बाद आपको कॉन्सेप्ट्स तो अभी बिल्ड करने हैं, बोर्ड्स के बाद तो सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, दैट इज द की। एंड साथ में मॉक्स भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, Right. बिकॉज अकाउंट्स में जो MCQs आते हैं 1 आवर में पूरे करने थोड़े से मुश्किल हैं। स्टार्टिंग में हमारे भी नहीं हुए थे 1 आवर में सारे पूरे, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो होने लगे। उसमें कितने मॉक्स करे थे हमने? उसमें डेली के एक होता एक था, daily आता था ना? हाँ, एक डेली Right. होता था, तो 1.5-2 महीने तक किए थे उस। 50-60 मॉक्स हमने उसमें कवर करे थे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड CUET का जब रिजल्ट आता है तो उसमें फिर आप लोगों के कॉलेजेस, आपकी प्रेफरेंस शीट, वो सब आपने कैसे बनाई थी, क्या थॉट प्रोसेस था? प्रेफरेंस शीट तो कभी भी मार्क्स देख के नहीं बनानी चाहिए, वो हमेशा Right. आपकी जो रियल प्रेफरेंस है उसी को देख के बनानी चाहिए। मतलब बेस्ट कॉलेज हमेशा टॉप पे ही रहना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका फ्यूचर में अगर अपडेट होता है तो फिर आप हो सकता है अच्छे कॉलेज से थोड़े से ख़राब कॉलेज में चले जाओ, तो वो बहुत ध्यान से बनाना। वो एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है जिस पे हम अलग से भी डिस्कशन करेंगे, बट ये आपको समझना है कि CUET का फॉर्म सही से भरना, उसके बाद फिर उसके बारे में नॉलेज होना कि कौन सा कॉलेज मुझे ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज मुझे नीचे रखना है, क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सब्जेक्ट मैपिंग होती है उसके अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत टाइमली रेडी कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप टाइमली रेडी नहीं कराओगे या उसके अंदर कुछ भी मिसमैच होगा तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको वो सब बिल्कुल रेडी कराना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स लेटेस्ट होने चाहिए सबके सब, ये बता दें हम थोड़ा सा बच्चों को। डॉक्यूमेंट्स वो आई गेस 31 मार्च की, जैसे मई में होता है ना, 31 मार्च के बाद वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगते हैं वो लोग। तो डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर डेट के बाद वाले, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। Yes. तो डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ध्यान से बनवाने हैं सारे आप ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गलती होती है कि डॉक्यूमेंट्स में ही चीज़ें डिफरेंट होती हैं, कि एक Yes. चीज़ में कुछ अलग है, आपके कोई ऐसे कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें अलग है, तो वो मैच करनी चाहिए सबकी डिटेल्स। तो डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से बनवाओ और बहुत मतलब पहले ही रेडी करवा लो आप, जिससे एंड में आपको कोई भी वो गलती ना हो। मेरे एक्चुअली बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बट जितने थे उन सब में अच्छे से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट था कि किसी में कुछ मिसमैच ना हो, Right. ताकि बाद में आइडेंटिटी प्रॉब्लम कुछ ना हो, कोई एडमिशन वगैरह रिजेक्ट ना हो जाए। तो अभी रामजस पहुंच गए हो दोनों, फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो अब क्या मतलब कॉलेज में क्या आप लोगों का एटमॉस्फेयर है, या आपके फर्दर क्या प्लान्स हैं? फॉर अ रिकॉर्ड हम यहाँ पे रख रहे हैं कि आज रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर तुम 3-4 साल बाद वहाँ तक पहुँच जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमने 3-4 साल पहले मैनिफेस्ट करी थी और आज वो हो गई है, तो इस पे वापस आके तुमको नॉस्टैल्जिक फील होगा कि हाँ ये चीज़ हमने करी थी। तो कुछ ऐसे प्लान्स हैं या कुछ सोचा है, किसी चीज़ पे काम कर रहे हो कि कैसे आगे करना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है? अभी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी है, मतलब जो स्टार्टिंग से हमारा एकेडमिक पैटर्न रहा है वो एकेडमिक से रिलेटेड रहा है, मतलब Right. बहुत ज़्यादा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, फाइनेंस की नॉलेज, ये सब हमारे पास थोड़ी नहीं है अभी, तो वो गेन करेंगे एंड देन मैं CFA के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँ। वेरी गुड। वही कॉलेज, अभी तक तो हम लोग एकेडमिक थे कि बस खाली एकेडमिक्स कर रहे हैं, अब जाके कि भाई थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, स्किल्स और लेनी है, तो वो है कि मैंने अब स्किल्स पे काम करना है अपनी, कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी मुझे CA करना है। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। सो द मेन थिंग इज, जो पूरा कंक्लूजन है, जो पूरा क्रक्स है वो यही है बेटा कि एवरीथिंग इज अचीवेबल, आपको सिर्फ सही टाइम पे स्टार्ट करना है, एंड आई बिलीव कि दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। और अगर आप क्लास 12th में अभी हो, या बहुत सारे बच्चे शायद क्लास 11th के भी इस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे, इसको देखेंगे, तो यू शुड डिसाइड योर ओन रोल मॉडल्स। आप सबको दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि ठीक है यार, हमारे बच्चे हर साल अच्छा करते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जिन्होंने अभी करा हो, जिन्होंने लेटेस्ट करा हो, वो आके बताएं कि उनकी जर्नी कैसी रही, उनका सफ़र कैसा रहा, एंड हाउ इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इज़। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। आपको डिस्ट्रैक्शन से खुद को बहुत दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऐसा नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस आप लोगों को भी होते होंगे ऑफ कोर्स, बट आपने उस चीज़ पे लिमिट लगाई होगी कि दिस इज द टाइम जहाँ पे रुकना पड़ेगा। और क्लास 12th एग्जाम जब खत्म हो गए फिर जितना मर्जी चलाओ, जो मर्जी चलाओ, अभी तुम्हारे को कोई ऐसी रोक टोक नहीं है कि ठीक है अब तुम जो मर्जी करो, तुम्हें जितना मर्जी सोशल मीडिया चलाना है, जितना मर्जी रील्स बनानी है या जो भी, बिकॉज इन लोगों को बहुत इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ें, ये सब करते हैं। तो अगर ये आपका थॉट प्रोसेस है कि नहीं भाई पढ़ने वाले सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, लाइफ इंजॉय नहीं करते, तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट। ऐसा नहीं है, सब कुछ करते हैं एंड आई हैव सीन देम इंजॉइंग लाइफ एज मच। मतलब बहुत इंजॉय करा हर चीज़ को हम लोगों ने ही, अपने ऑफिस में ही सेलिब्रेट करा हर चीज़, अलग अलग पार्टीज, और बट पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करी। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए, फोकस्ड होके पढ़ना चाहिए और अपनी लाइफ में अच्छे एम, हायर एम्स, बिगर गोल सेट करने चाहिए एंड आई बिलीव एवरीथिंग इज अचीवेबल। आई डू फील आपको भी शायद ऐसा ही लगता होगा, ऐसा ही है। कुछ और बिफोर दिस कन्वर्सेशन एंड कुछ और आपको ऐड ऑन करना है, फाइनल 3-4 प्रो टिप्स जो आपको देनी हो? मैं तो देता ही रहता हूँ। तो पहले तो डेली टारगेट सेट कर लो, Right. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है कि डेली का जितना भी है, फिर आपको चाहे रात के 2 बजे से 3 बजे आपको कंप्लीट करना है वो, कि डेली का डेली कंप्लीट करो। एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि इतना आज ये करना है, कल ये करना है, तो प्रॉपर शेड्यूल से अगर आप करोगे तो हो जाएगा। डिवाइड कर लो हर चीज़ को, कि भाई अकाउंट्स को तो डेली टाइम दो आप, कि भाई डेली अकाउंट्स करना ही करना है, क्योंकि अभी 1 महीना है सबके पास, तो डेली अकाउंट्स तो करनी ही करनी है। कि और बाकी ऑल्टरनेटिवली कर लो कि एक दिन बिजनेस करना है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, इंग्लिश और फिजिकल और मैथ्स होती है, तो वो भी आप उसके साथ साथ करो। तो वही है मेन। तो एंड डेली टारगेट्स में ये है कि काफ़ी बार बच्चे एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं उन्हें पूरा ना करने के, जैसे तबीयत ख़राब हो गई, बाहर चले गए, तो वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में हो सकता है, बट ये डेली के टारगेट्स पूरे करने बहुत ज़रूरी है। Right. अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में आपका कोई डेली टारगेट छूटता है तो वो अगले दिन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। राइट, वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कंक्लूजन। ये जीवन का कंक्लूजन है बेटा, लाइफ में तुम जहाँ तक भी जाओगे डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। एक डिसिप्लिन्ड इंसान एक टैलेंटेड इंसान को बहुत आसानी से बीट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर भले ही टैलेंट हो, लेकिन अगर उसके पास कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन नहीं है तो वो नहीं ज़्यादा कुछ कर पाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड विद योर स्टडीज़। और कुछ टाइम की बात है, पढ़ लो, अच्छा कॉलेज ले लो, उसके बाद फिर लाइफ थोड़े टाइम के लिए देखो। अगर मैं आपको ये कहूँगा ना कि एक बार अच्छा कॉलेज मिल गया फिर जीवन में कुछ स्ट्रगल नहीं है, तो वो गलत होगा। एंड मुझे लगता है कि स्ट्रगल इज़ अ रॉन्ग वर्ड, हसल इज समथिंग जो सही शब्द है। तो स्ट्रगल तो वो लोग कर रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, या जो चीज़ें नहीं, हमारे पास तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, तो हम स्ट्रगल नहीं करते, हम हसल करते हैं। और हसल कल्चर तो लाइफ टाइम रहेगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना, मतलब ये मुझे मेरे टीचर्स भी बोलते थे, मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि बेटा 5-7 साल पढ़ लो, उसके बाद जीवन भर आराम करना, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपको जीवन भर आराम करना है, काम आपको जीवन भर करना है, बट ये सारी चीज़ें आपकी जर्नी को आसान बनाती हैं। जैसे ये लोग अच्छे कॉलेजेस में हैं तो इनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, अच्छी कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट्स के लिए। अगर इनको अच्छे को फाउंडर्स ढूंढने हैं, अपने लिए अपना कुछ बिल्ड करना है, तो दे हैव दी ऑप्शंस की सारे अच्छा ब्रेन्स, सारे अच्छे शार्प माइंड्स इनके साथ ही पढ़ते हैं। ऑल्सो आप एक नेटवर्क बना लेते हो, तो वो सारी एडवांटेजेस आपको मिलते हैं अच्छे कॉलेजेस में जाने के, और फर्दर आपकी लाइफ थोड़ी सी कंपैरेटिवली रिलेटिवली ईजी रहती है। मेहनत तो करनी है, जीवन भर करनी है, तो आप कभी रिटायर नहीं होते हो, आपको मेहनत तो करनी है, बट रिटायरमेंट इज एक्चुअली कि आपको फ्रीडम ऑफ टाइम है, कि आप अगर अच्छे करियर बना लेते हो तो आज अगर काम करने का मन नहीं है तो कोई नहीं चलेगा, बट अगर अच्छा करियर नहीं बनाया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो करनी ही पड़ेंगी। तो आई थिंक वी विल कंक्लूड दिस डिस्कशन। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप जो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क देम, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप लोग अपना यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन अप्रोप्रिएट है जो हमारे से रह गया और आप उसका आंसर कर सकते हो, तो आप ज़रूर उसका आंसर करना। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वो मैं ऑफ कैमरा भी कह दूंगा वैसे लेकिन फिर भी कैमरा पे एक फॉर्मल क्लोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विशिंग ऑल ऑफ यू द बेस्ट। और आप सब भी इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे और फिर हम बहुत अच्छे से अभी रिजल्ट के बाद फिर एक ऐसा ही शूट करेंगे, बट दिस टाइम जो इस साल वाले टॉपर्स होंगे जो अच्छा करेंगे उनके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।